नमस्कार। वेलकम टू द AWC। आज हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 को करेंगे, जो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, कैसी सभ्यता थी, किस प्रकार के लोग थे, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, और वो किस तरह से व्यापार करते थे। तो आज हम सब इन्हीं के बारे में देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका अंत किस प्रकार हुआ। क्या इसका अंत आर्यों ने किया था, या कुछ और कारण रहे हों, या कोई जलवायु परिवर्तन का कारण रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाता है, वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। लेकिन देखो, एग्जैक्ट डेट नहीं है कोई भी हमारे पास कि ये काल इस बीच का था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया, उस लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं गया। इसी कारण क्या है कि सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि मनुष्य ने अपना लिखित विवरण तो दिया, लेकिन कहा नहीं गया, कहा नहीं। तो वही आपका हड़प्पा सभ्यता है। मनुष्य ने लिखित विवरण तो दिया, लेकिन यहाँ इसको पढ़ा नहीं जा सका। अब देखो, सैंधव सभ्यता के मुख्यतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। एक तो इसे सिंध सभ्यता कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हुआ क्या, तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो इन्हीं क्षेत्रों की हुई, जैसे हड़प्पा की। और इन्हीं के नाम पर क्या करा गया, इनको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। तो जो खोज हुई वो किसके मार्गदर्शन में हुई? पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के जो मेन लीडर थे वो थे जॉन वाटसन। इन्होंने ही 1921 में दयाराम साहनी को भेजा था इसकी खोज के लिए। तो इसलिए 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और अब विकट महोदय थे, ये भी एक इतिहासकार थे, पुरातत्व विभाग में रहते थे। पिकेट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। देखो, सवाल वो कह सकता है कि किसको जुड़वा राजधानी कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और यदि वो ये कह दे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को किसने जुड़वा राजधानी कहा, तो पिगट महोदय ने कहा। नेक्स्ट। देखो, सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? देखो, पाकिस्तान में अवशेष मिलते हैं इसके, और भारत में अवशेष मिलते हैं। लेकिन कुछ अवशेष इसके अफगानिस्तान में भी देखने को मिले। इतने नहीं है, लेकिन नाम मात्र के हैं जरूर। तो इसके अवशेष कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में कौन से? जो पाकिस्तान में है आपका पंजाब क्षेत्र, पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र, सिंध और बलूचिस्तान। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र है बलूचिस्तान, ये वाला, ये कहाँ है आपका? ये पाकिस्तान में ही है। और सुतका की जगह जो है यहाँ पर सुतका के डोर, और वो है कहाँ? सुतका के डोर बलूचिस्तान में। तो ये इसकी यहाँ पर कंडीशन बनेगी। अब जैसे भारत में देखें, तो भारत में कौन कौन से स्थान फेमस है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, अलीबंगा यहीं का ही है, धौलावीरा गुजरात का है, और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है, प्रदेश मेरठ में है आलमगीरपुर, और हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के, ये आपका हिंडन नदी के तट पर हो। उसके बाद में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मांडा है। मांडा किसके नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर। और उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तेमा घाट। तेमा
तैमाबाद जो है, यदि आप देखेंगे, इस तरीके से इसका काल विभाजन किया जा सकता है। देखो, यदि हम इसके देखें कि इसकी आकृति किस प्रकार की थी, सिंधु सभ्यता की आकृति जो थी वो किस प्रकार की थी, तो सिंधु सभ्यता की आकृति एक त्रिभुजाकार आकृति थी, जैसे आप देख चुके हैं यहाँ पर। ये आपकी जो आकृति दिखाई दे रही है, देखो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, तो मांडा था। कहाँ था, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में हो जाएगा, तो मांडा। उसके बाद में किस नदी के तट पर था ये मांडा, तो चिनाब नदी के तट पर। खोज किसने की थी, तो जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक। यदि आप इसके दक्षिणी उत्तर की बात करें, दक्षिणी स्थल की, तो दक्षिणी स्थल है आपका दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है दैमाबाद। और किस नदी के तट पर था, तो ये जो दैमाबाद था ये प्रवरा नदी के तट, प्रवरा नदी के तट पर। इसकी इस जो दैमाबाद है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी बी पी बोपराधिकार, बोपराधिकार, बीपी बोपराधिकार ने इसकी खोज की थी। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है। और यहाँ का जो मेन क्षेत्र था वो था सुत काकेडोर, सुत कांगेडोर। ये सुत कांकेडोर, और ये सुत कांकेडोर है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान है आपका पाकिस्तान का एक प्रांत। देखो, आगे कहता है कि साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी। चलो, मिश्रित प्रजाति के लोग रहते थे यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि अनेक प्रजाति के लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं, जो यूरोप है, यूरोप, यूरोप से मंगोलियाई आई, और इधर है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप मैप में देख सकते हैं आप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागरीय लोग आए थे। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आए थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। और जबकि जापान से लोग आए थे अल्पाइन। इसी कारण जो मोहनजोदड़ो है उसको किसकी संज्ञा दी जाती है, मिश्रित प्रजाति की संज्ञा दी जाती है। ये जो हमारी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, देखो, जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो निर्धारण कैसे होता है, देखो, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन एक हमारे पास पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति। इसको कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया वो 2300 बीसी पूर्व से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया, या बीसी माना गया। ये, उसके बाद में व्हीलर आए, व्हीलर ने इसका काल निर्धारण किया 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच। डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 बीसी पूर्व माना है इसको। तो देखो, दो ही मान्य है हमारे पास, एक तो डीपी अग्रवाल का, और एक है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। अब ऑप्शन में कोई इनमें से एक ही मिलेगा, और वहां पर आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका फिट होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इसका काल निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच की इसकी कहानी बताई है कि इसका काल निर्धारण यहाँ तक था। नेक्स्ट, तो उस कहता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता लोग थे, यहाँ भी इतिहासकार एक मत नहीं होते। जैसे लक्ष्मण सेरूपत्स कहते हैं कि ये आर्य थे, तो को इनका खंडन किया जा सकता है, क्योंकि तो जो सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता, एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य लोग घोड़े का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में के लोग घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा इनकी बात का तो खंडन हो जाता है कि लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य, ये जो आर्य थे ये क्या थे, जो ये हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी तो थे नहीं। कहते हैं गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार ये लोग सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। और तो जो सुमेरियन सभ्यता चल रही थी ईरान, इराक में, वो जो सभ्यता थी वो भी एक ग्रामीण सभ्यता थी।
अब कहते हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी कहते हैं कि ये लोग द्रविड़ प्रजाति के थे। अब देखो जो हमारा भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा। तो दक्षिण भारत में कौन लोग रहते हैं? द्रविड़। इसका मतलब ये यहाँ के स्थानीय निवासी ही थे, जो यहाँ पर पहले से रहते आ रहे थे। उन्होंने ही वो ही गांव यहाँ से क्या हो गए, गांव धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हो गए, क्योंकि कोई भी नगर एक साथ विकसित नहीं हुआ कभी भी। उसके पीछे क्या है, एक लंबा समय अंतराल होता है। तो वही काम यहाँ भी हुआ। तो इनको कहा जा सकता है कि ये लोग कैसे थे, द्रविड़ लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ प्रजाति के थे। देखो, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि कैसी थी। कैसी का मतलब, इसका मतलब वो ग्रामीण जीवन जीते थे, या फिर वो शहरी जीवन जीते थे। शहरी थे। चलो देखते हैं जरा। देखो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पूरी तरीके से वो नगर में रहते थे वो लोग। कैसे? कुछ कंडीशन यहाँ पर बनती हैं, जैसे इनके खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। जैसे मान लो ये है कोई मुख्य सड़क, यहाँ से कोई गली जा रही है, और एक मकान यहाँ बना हुआ है। तो जो ये मकान बना हुआ है, इसका जो दरवाजा होगा वो इधर को नहीं होगा, बल्कि किधर को होगा, वो इधर को होगा। इसका कारण क्या है? ऐसा हो सकता है कि जो धूल वगैरह उड़ती हो वहां पर, वो सीधी बड़े गेट के सहारे वो प्रवेश ना कर जाए। इसलिए ये अपने घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खोलकर गली की तरफ खोलते थे। वही कंडीशन हो रही है कि जो लोथल है, कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। ये एक बंदरगाह भी था लोथल। तो यहाँ से खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। मतलब लोथल के खिड़की दरवाजे जो थे, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। नेक्स्ट, सड़कें एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी। सड़कें जो होती थी वो इस तरह से होती थी, सीधी सड़कें होती थी। तो सीधी सड़कें होंगी तो वो इस तरीके से समकोण प्रकार की थी, यहाँ पर आकर इस तरीके से। इस सभ्यता की गलियां जो थी वो लंबी और चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें पक्की ईंटों की पाई गई हैं, जबकि कालीबंगा से जो कालीबंगा के मकान जो हैं वो कच्ची ईंटों के और अलंकृत ईंटों के पाए गए हैं। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है हमारा राजस्थान। राजस्थान के भी कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में। जबकि चनूदड़ों से वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनका शौचालय जो होता था वो घर में बना होता था। प्रत्येक घर में शौचालय था। जो आज हम प्रत्येक घर में शौचालय बनाने की मुहिम चला रहे हैं, वो आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व वो पहले से चली आ रही थी भारत में। तो और नल के स्थान पर क्या होता था? कुआं होता था। तो मतलब नल नल नहीं होती थी यहाँ पर, नल के स्थान पर यहाँ पर केवल कुआं होता था। हड़प्पा सभ्यता अपनी जल निकासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। जल निकासन कैसे? ये कोई छोटी नाली, ये छोटी नाली जाकर किसी बड़े नाले से जाकर मिल जाए, इस तरीके से। और ये जो बड़ा नाला था, ये किसी बड़े सागर या झील में जाकर गिर जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी जल निकासन प्रणाली की, इन्होंने अपने जल निकासन के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी। और इसी वजह से क्या है कि हड़प्पा अपनी जल निकासन प्रणाली के लिए क्या हुई, जानी जाती। अब कंडीशन ये भी है कि जो बनावली है, यहाँ से नालियां ही नहीं मिली हैं हमें। तो अलग अलग तरह से अलग अलग कंडीशन बनती हैं, लेकिन हम ज्यादातर फोकस किस पर करें, अपना हड़प्पा सभ्यता पर। हालांकि ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही पार्ट है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ अपवाद आपके हर जगह मिलेंगे। बिना अपवाद के आप कहीं नहीं भाग सकते, अपवाद आपको देखने ही मिलेंगे। और देखो विभाजन कैसे था इसका। विभाजन मतलब क्या कोई शासक वर्ग भी था यहाँ पर, क्या कोई आम लोग भी रहते थे, वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, दो भागों में बटा था। एक तो आपका पश्चिमी टीला, और एक आपका पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की विशेषता क्या थी? ऊंचाई पर बना था, मतलब धरातल से थोड़ा ऊपर उठाकर ये यहाँ पर बनाते थे। उसी तरह से दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर जो पुरोहित लोग थे और जो शासक लोग रहते होंगे यहाँ पर। तो इसी वजह से तो क्या था, दुर्ग बनाया गया था, चारों तरफ से दुर्ग बना। और क्या बना, ऊंचाई पर बना। तो यहाँ पर पुरोहित लोग और शासक लोग रहते थे, जो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता को चलाने वाले लोग थे, वो यहीं पर, ऐसा माना जाता है। और इसी टीले को गढ़ कहा। वो जो पूर्वी टीला था, वो समतल होता था। मतलब समतल कैसे, एक इसको चबूतरे का वो नहीं दिया जाता था, मतलब ऊंचाई पर नहीं होता था, सीधा सीधा जहां धरातल है वहीं पर बना दिया जाता था। छोटी छोटी बस्तियां बना दी जाती थी।
यह दुर्गीकृत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे थे, वो सामान्य लोग थे, तो ये दुर्गीकृत नहीं रखते थे इसको। और सैनिक लोग रहते थे, मतलब जो सामान्य लोग हैं और जो यहाँ पर सेवाएं देते थे, कहाँ, दुर्गों में, या पुरोहित और शासकों के साथ सेवाएं देते थे, वो लोग यहीं रहते थे आपके। तो इसलिए ये सामान्य लोग और सैनिक लोग यहाँ पर इनके आसपास रहते थे। मतलब जो दुर्गीकृत क्षेत्र था ऊंचाई पर था, और उसके साथ साथ जो निचला क्षेत्र था, समतल था, वहां पर जो यहाँ पर दुर्गों में काम करने वाले लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। अब चनूदुड़ो का देखो, चनूदुड़ो है एक जगह, चनूदुड़ो का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं मिला। कालीबंगा, कालीबंगा का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा दोनों ही दुर्गीकृत मिले हैं। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट, लोथर और सुतपुड़ा का पूर्वी और पश्चिमी टीला एक ही प्रकार की रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ। मतलब लोथल का और सुरकोटडा का जो पश्चिमी और पूर्वी टीला था वो दोनों घिरे हुए थे, किससे, दुर्गीकृत थे। कैसे थे, तो वो क्यों, क्योंकि लोथल भी क्या है, एक बंदरगाह था, सुरकोटडा भी क्या है, एक बंदरगाह था। इसलिए इसको क्या था, इसको सिक्योरिटी देने की आवश्यकता थी, इसी वजह से क्या करा इन्होंने, इनको रक्षा प्राचीरों से घेर दिया, क्योंकि दोनों ही कैसे थे, बंदरगाह थे। धौलावीरा से 3 प्रकार के मकान पाए गए। धौलावीरा कहाँ, गुजरात में। और देखो, जो हड़प्पा की ईंटों का आकार था वो किस तरह से था। हड़प्पा की ईंटों का आकार 4:2:1। ये हड़प्पा की ईंटों का आकार बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कृषि। ये लोग क्या, किस तरह की कृषि करते थे वो। कृषि की शुरुआत तो नवपाषाण काल में हो गई, लेकिन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, संत कबीरनगर के लोहरा देव से। संत कबीरनगर कहाँ का जिला, उत्तर प्रदेश का जिला है संत कबीरनगर। हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। नगरीय सभ्यता थी, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, कृषि आधारित। यहाँ पर 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गन्ना और दाल का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कालीबंगा से मिश्रित कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मिश्रित कृषि कैसे, भैया आपने गेहूं के साथ सरसों भी उगा लिया। जब गेहूं के साथ आप सरसों भी उगा लोगे तो क्या होगा, तो ये मिश्रित कृषि का साक्ष्य दिखाई देगा। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण फसल गेहूं थी और जौ थी, सबसे ज्यादा ये इन्हीं का ही उत्पादन करते थे। और गेहूं और जौ के साक्ष्य जो मिलते हैं वो 7000 BC पूर्व से मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। जबकि संत कबीर नगर से कृषि का साक्ष्य, पहला साक्ष्य, वो आपका कब का है, 7000, सॉरी 8000 BC ये आसपास का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से चावल के साक्ष्य का मिलता है, चावल की भूसी मिली है यहाँ से। लेकिन गेहूं और जौ का साक्ष्य वो यहाँ से मिलता है। लेकिन यदि वो कहते हैं कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो संत कबीरनगर से। जब तक संत कबीरनगर की खोज नहीं हुई थी तो मेहरगढ़ को ही माना जाता कृषि का प्रथम साक्ष्य। लेकिन अब इसको नहीं मानेंगे, अब हम मानेंगे संत कबीरनगर के लोहरा देव को। ठीक, भारतीय इतिहास में कपास उत्पादन इसी सभ्यता से माना जाता है। मतलब कपास जो विश्व को देन है वो हड़प्पा वासियों की ही देन है कपास। इसी को सिंडन कहा जाता था, इसी को ही हिंडोन कहा जाता था कपास। अब देखो इनकी भाषा कैसी थी, कैसे बोलते थे ये लोग। देखो इनकी भाषा जो थी वो, या लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब चित्रों के आकार पर ही, जैसे आपने देखा कहीं मछली का चित्र मिल गया, कहीं आपको युवाकार का चित्र मिल गया, तो इस तरह के आकार मिले गए हैं। तो इसी को ही भाव चित्रात्मक कहा गया और इसी को पिक्टोग्राफी नाम दिया गया इंग्लिश में। या इसी को हिंदी में कहें तो वास्त्रोफिदन नाम दिया गया। वास्त्रोफिदन मतलब गौमूत्रिका, जैसे जैसे गौमूत्र लिपि है तो इस तरीके से देखेंगे, जैसे इस तरीके से लिखेगी, और लिखने के बाद में वो फिर, जैसे हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। और उसके बाद में जब हमारी लाइन पूरी हो जाती है तो हम फिर से लेफ्ट से, हम फिर से राइट लिखना शुरू करते हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं थी, ये लेफ्ट से लिखना शुरू करा इस तरीके से, वो यहाँ से पीछे नहीं हटते थे, वो यहीं से शुरुआत कर देते थे इस तरीके से। ये जो इनकी लिपि थी वो इस तरीके से लिखी, और इसी को ही क्या कहा गया है, वास्त्रोफिथन। यह गौमूत्रिका लिपि भी इसी को कहा गया है। अशोक के यर्रागुड़ी अभिलेख में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है। मतलब जो अशोक का यर्रागुड़ी अभिलेख है जो लिखा गया है वो किस पद्धति में, वास्त्रोफिथन या गौमूत्रिका पद्धति में लिखा गया है। व्यापार, तो व्यापार दो देशों से साक्ष्य मिलते हैं, एक तो मेसोपोटामिया से और एक मिस्र से। मेसोपोटामिया से कहाँ से, दजला और फरात नदी के तट पर थी ये मेसोपोटामिया सभ्यता, और सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ से ये अपना व्यापार करते थे, क्योंकि ये समकालीन सभ्यता थी मिस्र के।
और जो मिस्र है वो नील नदी के तट पर बसी थी। जो नील नदी है अफ्रीका की नील नदी, तो यहाँ पर थी, तो यहाँ से ये व्यापार करते थे। देखो और देशों से भी व्यापार करते थे ऐसे तो। जैसे दिलमुन, दिलमुन को आज वर्तमान में बहरीन के नाम से जाना जाता है। से मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार किया जाता था। अब इनका देखो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था। समाज पूरी तरीके से मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता प्रधान थी यहाँ पर। इसलिए क्या था, इसलिए कहा जाता है कि ये समाज जो था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि मात्र देवी की प्रतिमा भी हमें यहीं से देखने को मिलती है। तो मात्र सत्तात्मक समाज था। अब आज आज वर्तमान समाज कैसा है हमारा, तो वर्तमान समाज जो है हमारा सत्तात्मक है। मतलब पितृसत्तात्मक में पिता प्रधान होता है, जबकि मातृ सत्तात्मक में माता प्रधान होती है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, वो मातृ सत्तात्मक प्रधान थी, मातृ सत्तात्मक समाज थी या मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। भारत में मूर्ति पूजा, योग और अग्नि पूजा का पहला साक्ष्य यहीं से शुरुआत होती है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा भी होती थी, योग योग भी होता था और अग्नि पूजा भी की जाती थी। तो सबसे पहला साक्ष्य यहीं मिलता है भारत में। ये प्रकृति की पूजा करते थे और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। जिसका कुबड़ ऊपर उठा होता है बैल का, उसकी पूजा करते थे। इस काल का धार्मिक वृक्ष पीपल था। वो तो आज भी है, को वर्तमान में भी हम पीपल को पूजते हैं। आपने देखा होगा शनिवार में, तो शनिवार के दिन भी पीपल की पूजा की जाती है। पशुपति की तुलना, देखो जो पशुपति माने गए हैं वो पशुपति की तुलना इन्होंने शंकर भगवान से की है। इस काल के दो महत्वपूर्ण देवता थे ये, सॉरी ये इस काल के क्या थे, ये महत्वपूर्ण देवता थे। कौन, शंकर भगवान या पशुपति। पक्षियों में पालतू मुर्गा था, मुर्गे को पालते थे। शेर, गाय, घोड़ा, हाथी, इनके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते। साफ सुथरा नगर और हाथियों का देश दिलमुन को कहा गया है। जो दिलमुन कौन था, वही ये पे। साफ सुथरा नगर और हाथियों का देश, वो दिलमुन को कहा। अब प्रमुख धातु, ये धातु नहीं है, ये है धातु आपका। धातु और प्राप्ति स्थल। हड़प्पा सभ्यता में तांबे की तो खोज देखो पहले ही हो चुकी थी, तो ये तांबे की वस्तुएं बनाने के में भी एक्सपर्ट थे। देखो ये जो तांबे की धातु वगैरह है या प्रमुख धातु, ये धातुओं के जो वस्तुएं बनाते थे वो कहाँ से, उसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से करते थे। देखो तांबा, तांबा ये राजस्थान से भी खरीदा जाता था, राजस्थान के खानों से भी और अफगानिस्तान से भी। राजस्थान में कौन, एक तो खेतड़े की खान है और दूसरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है आज आपका, पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी है। और बदखसा, बदखसा है आपका अफगानिस्तान में। तो यहाँ से ये तांबे की प्राप्ति किया करते थे। राजस्थान में खेतड़ी की खान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में बदखसा से ये यहाँ से तांबा खरीदा करते थे। लाजवर्द, बदखसा से, बदखसा मतलब अफगानिस्तान से। फिरोजा और टिन ये मंगवाते थे ईरान से। चांदी, चांदी चाहिए तो राजस्थान में दो जगह से आई। कौन, जावर की खान और अजमेर खान। तो राजस्थान में जावर खान और अजमेर खान से चांदी कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते थे। और अफगानिस्तान से भी चांदी खरीदी जाती थी और ईरान से। शीशा, शीशा अफगानिस्तान और अजमेर, अजमेर राजस्थान, दोनों जगह से मंगाया जाता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त होती थी और गोमेद गुजरात से। तो सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ वो किस प्रकार से अंत हो गया, तो अलग अलग, फिर से वही अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे मार्शल है, मैके है, एस आर राव है, ये कहते हैं कि ये बाढ़ आई और बाढ़ ने क्या कर दिया, यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया और इस सभ्यता का अंत हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड है, मार्टिमर व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगट है। तो स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने ये माना कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही क्या हुआ, इस सभ्यता का अंत हो गया। कि मध्य एशिया से आर्य आए और आर्यों ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। क्योंकि आर्य क्या थे, वो युद्ध के शौकीन थे आर्य, युद्ध करना ये अच्छी तरीके से जानते थे। और जबकि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, वो शांत स्वभाव के लोग थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इसलिए ये ऐसा माना जाता है। तो वो आर्यलस्टाइन और आलमानंद घोष कहते हैं कि जी जलवायु परिवर्तन हुआ और सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। कुछ हद तक माना जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन देखो आज भी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।
अब कुछ और इतिहासकार जैसे एम आर साहनी, एच टी लैम्ब्रिक और जी एफ टेल्स ये कहते हैं कि जी भूतात्विक परिवर्तन हुआ और सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। फिर कहते हैं क्यू आर कैनेडी, कैनेडी कहते हैं कि महामारी आई और सभ्यता का अंत हो गया। महामारी जैसे जैसे वर्तमान में क्या चल रहा है आपका कोरोना, ये भी एक महामारी का रूप लिए हुए। इस तरीके से महामारी आई और सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं कहा जा सकता कि आखिर इन लोगों का अंत कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसको जरूर माना जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ और यहाँ पर क्या हुई, परिस्थितियां जीवन के लिए नहीं रह गई और उसी के सहारे क्या हुआ, लोग बागों ने उस स्थान को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया और वो अलग अलग विभाग, अलग अलग क्षेत्रों, स्थानों में जाकर बट गए। जैसे इन्होंने, जैसे आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन वाली, उसमें भी क्या हुआ एंड में, तो एंड में हुआ तो ये लोग कहाँ, गंगा नदी के किनारे आकर बस गए। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ और इस सभ्यता का अंत हो गया। अब देखो, जो स्थल हमें हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, सारे इंपोर्टेंट होंगे। कब कब खोज हुई है और कुछ होगी तो हमें ये भी याद रखना है कि किस खोज किसने की है, वो किस नदी के तट पर थी, ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे हड़प्पा, हड़प्पा की जो वर्तमान में हड़प्पा है वो कहाँ है, पंजाब प्रांत में है। पंजाब के साहिवाल और मोंटगोमरी प्रांत में है। लेकिन ये है कहाँ, ये है आपका पाकिस्तान में। कहाँ है, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। पंजाब जो भारत, जो पाकिस्तान पंजाब है उसमें। और कहाँ है, तो रावी नदी के बाएं तट पर है। खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। उसके बाद में व्हीलर ने भी इसकी खुदाई करवाई थी। कब की थी दयाराम साहनी ने इसकी खोज, 1921 में। मजदूर, अब यहाँ से देखो क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं हमसे। मजदूरों के आवास, जो मजदूर होते थे उनके आवास मिले हैं। जैसे आपने देखा था पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, भाई पूर्वी टीले में कौन रहते थे, कृषक लोग, मजदूर लोग, सैनिक लोग, वो यहीं पर रहते थे, तो आवास टीले। अन्नागार मिले हैं, अन्नागार मतलब जहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था। जैसे भारत में क्या है, सीआई, वो भी क्या करती है, वो अन्न का भंडारण करके रखती है, तो यहाँ भी था। और ये कैसे थे, छह छह की पंक्तियों में थे। यहाँ पर नटराज की मूर्ति मिली है नृत्य करते हुए, शिव की मूर्ति मिली है जिसे पशुपति कहा गया, और तांबे की इक्का गाड़ी यहीं से हमें प्राप्त होती है। उर्वरता की देवी यहीं की मूर्ति यहीं से प्राप्त होती है। कांसे का दर्पण यहीं से प्राप्त होता है। शंख का बैल, मछुआरे का चित्र और गरुड़ की मूर्ति, उसके साथ साथ खरगोश के चित्र का अंकन भी यहीं से मिलता है, और कफन भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा में आपको मजदूरों के आवास, अन्नागार, नटराज, शिव की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी और कांसे का दर्पण, तो ये तो कम से कम आपको ध्यान रखने ही है। ठीक। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है, इसे सिंध का बाग भी कहा गया और स्तूप का टीला भी कहा गया, या स्तूप का नहीं, इसे, ये मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला कहा गया, कहाँ है, लरकाना जिले में। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जैसे मान लो ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, तो यहाँ से क्या होगा, सिंधु नदी निकली और ये पाकिस्तान में यहाँ से प्रवेश कर जाती है, तो ये इस तट पर है। इस पर नहीं, इस पर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ हद तक ये कहाँ चली जाएगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहेगी। लेकिन जो इसका बसावट हुई वो कहाँ तक हुई, वो आपकी दाएं तट पर हुई, सिंधु नदी की। इसकी खोज किसने की, राकल दास बनर्जी ने। कब की, 1922 में। अब देखो यहाँ से क्या मिला, सूती एवं ऊनी वस्त्र मिले, विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार भी यहीं से मिला। और अन्नागार की सबसे बड़ी इमारत जो मिली है हमें, वो हड़प्पा से ना मिलकर वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। पुरोहितों के आवास का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। एक सभा कक्ष भी, महाविद्यालय भी, नृत्य करती हुई लड़की का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। उसके साथ साथ दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी यहीं से मिलती है। उसके बाद में आप देखेंगे, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि देखने के लिए तो देख सकते हैं, जैसे पशुपति की मोहर, चमकता हुआ बंदर का चित्र, साहुल, सीप का निर्मित पैमाना, फ्यांस निर्मित गिलहरी, फ्यांस निर्मित और गिलहरी के चित्र का भी अंकन यहाँ पर किया गया है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ है आपका, सिंध में। सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर है चनहुदड़ो, सिंधु नदी के तट पर।
किसने खोज की थी? देखो, पहली बार खोज की 1931 में नानी गोपाल मजूमदार, और फिर 1934-35 में फिर से खोज हुई, और 1934-35 में खोज की इसकी अर्नेस्ट मैके ने। क्या क्या मिला यहाँ से? देखो, मनका बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन यहीं पर मिलता है। 4 पहिए वाली गाड़ी यहीं से मिलती है। लिपस्टिक यहीं से देखने को मिली, काजल, पाउडर, कंघा, उस्तरा, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां, वो सब यहीं से देखने को मिली है आपकी। नेक्स्ट है आपका रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रूपनगर। रूपनगर कहाँ है? भारत में। किस नदी के तट पर था? सतलज नदी के तट पर। किसने खोज की? पहले इसकी खोज की थी ब्रजवासी लाल। ब्रज है ये, ब्रजवासी लाल। कब की थी? 1950 में। उसके साथ साथ फिर 1953-54 में फिर से खोज की इसकी, खुदाई करवाई इसकी जगदत्त शर्मा ने। अब यहाँ से क्या क्या मिला? देखो, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिला, और इसी प्रकार का साक्ष्य याद करो कहाँ मिला था? बुर्ज में, जो नवपाषाण काल का था। और तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिली है। दो चीजें याद रखनी है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है यहाँ से, चौपड़ से, और तांबे की कुल्हाड़ी आपको देखने को मिली। कालीबंगा। कालीबंगा गंगानगर जिले में है। जिला किसका है? राजस्थान का। कहाँ है? तो भारत में। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा की खोज आलमानंद घोष ने की थी 1953 में, लेकिन बाद में इसकी खुदाई 1961 में ब्रजवासी लाल ने करवाई थी। साक्ष्य किसके मिले हैं? गोदीवाड़ा मिला है यहीं से, धान की भूसी यहीं से मिली, चक्की यहीं से मिली, जो आटा पीसने वाली होती है, हाथी दांत यहीं से मिला, और हाथी दांत का पैमाना यहीं से मिला है। घोड़े की मूर्ति मिली है। देखो, घोड़े का तो जिक्र हुआ ही नहीं। ये ज्यादातर क्या करते थे, इन चीजों का आयात करते थे। घोड़े का साक्ष्य यहीं से नहीं मिलता। चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है। 3 युगमित समाधि मिली है यहीं से। ऊंट के पंजे के निशान यहीं से मिले हैं। मृत भांड पर 12 सिंगा और 2 पशु यहाँ पर मिले हैं। लेकिन इन पशुओं की तुलना किससे की गई है? गाय से। लेकिन गाय का फिर से वही कंडीशन कि गाय का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन तुलना की जा रही है इतिहासकारों द्वारा केवल। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बनावली। बनावली है हिसार में, हरियाणा जिले में, और कहाँ है? तो सरस्वती नदी के तट पर है। किसने खोज की थी? तो 1973 खुदाई किसने करवाई थी? 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी। क्या मिला? उत्तम किस्म के जो मिट्टी का हल यहीं से मिला। समृद्ध लोगों का नगर भी इसे ही कहा जाता है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान यहीं से मिले। लेकिन पहिए बनाने की कला का विकास कहाँ हो गया था? नवपाषाण काल में ही हो गया था। तो बैलगाड़ी के पहिए के निशान आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। रंगपुर अहमदाबाद में है। अहमदाबाद से इसके साक्ष्य मिले हैं। और भारत में अहमदाबाद कहाँ है आपका? गुजरात में। किस नदी के तट पर है? मादर नदी। 1931 में इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने, इसकी खुदाई माधव स्वरूप वत्स ने करवाई थी। 3 संस्कृतियों के एक साथ अवशेष मिलते हैं। यहाँ से नालियों के अवशेष मिलते हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग यहीं से मिलते हैं, और धान की भूसी और ज्वार बाजरा भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। कोट दीजी। कोट दीजी है सिंध में, ये पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के तट पर था। किसने खोज की थी? खुदाई करवाई थी इसकी 1935 में घरिये ने, और 1955 में फिर अफजल अहमद खान ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से क्या मिला? किलेबंदी का साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन कच्ची ईंटों के मकान में चूनों के साक्ष्य मिलते हैं। किलेबंदी नहीं हुई थी, लेकिन कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे का साक्ष्य आपको यहीं से देखने को मिलता। सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर है, कहाँ है? बलूचिस्तान है। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान होगी। किस नदी पर है? दशक नदी पर। खुदाई 1927 में सर मार्क ने की थी इसकी, यहाँ पर करवाई थी। यहाँ से क्या मिला? अभी पीछे बताया था कि लोथल और सुतका के डोर दोनों कैसे थे? बंदरगाह। 3 संस्कृतियों के अवशेष यहीं से मिलते हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थिति यहीं पर मिलती। मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन यहीं से मिलता है। मानव अस्थि यहीं से मिलती है, और राख से भरे बर्तन यहीं से मिलते हैं। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है कि बेबीलोन से ये व्यापार किया करते थे। सुरकोटदा कच्छ में है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में, भारत में। अब किस नदी पर था? तो सरस्वती नदी के तट पर था, तो लेकिन सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त है। 1964 में जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी।
तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, कलश समाधान यहीं से मिलता है, तराजू का पलड़ा भी यहीं से मिलता है। अब फिर से देखो घोड़े के साक्ष्य वही मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना घोड़े के साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिलते, ये क्योंकि ये बाहर से खरीदते थे इनको। तो अब जो बाहर से खरीदते थे, तो यदि यहाँ कोई घोड़ा मर जाता था, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो बाहर ही दफनाने जाएंगे, तो इसको भी अपने यहीं दफना लिया गया, इसलिए यहाँ पर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं। सुत काके को, ये पेरिन में है, पेरिन जिले में, ये कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। ये यहाँ पर जो इसकी नदी है वो सादीकुर नदी है, और 1962 में इसकी जो खुदाई करवाई वो चार्ज बेल्स ने करवाई थी। दो टीले व बर्तनों के मृदभांड यहीं से मिले। मांडा सबसे उत्तरी क्षेत्र है भारत का। अब आप जम्मू ना कहकर इसे क्या कहोगे, लद्दाख। भारत में है, चिनाब नदी के तट पर है। 1982 में खुदाई करवाई थी जगपति जोशी ने। क्या क्या मिला है इसे, चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बाणाग्र और मोहर यहीं से देखने को मिलती है। राखी गढ़ी इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है, मतलब क्योंकि मोहनजोदड़ो और सिंधु जो है वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में। कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा के कौन से, हिसार जिले में, भारत में। नदी, घग्गर नदी। 1969 में जो इसकी खुदाई करवाई थी वो सूरज भान ने करवाई थी। क्या क्या मिले, ताम्र उपकरण यहीं से मिले, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं यहीं से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यूपी स्पेशल के लिए। मेरठ में है, और कहाँ है, हिंडन नदी के तट पर है। जो इसकी खोज हुई थी वो, या इसकी खुदाई करवाई थी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। मृद भांड बर्तनों पर मरी हुई गिलहरी का चित्र का अंकन मिलता है यहीं पर आपका। आपका धौलावीरा, कच्छ है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। तो इसकी जो खोज की थी या खुदाई करवाई थी वो 1993 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। जल संरक्षण का विकास का साक्ष्य यहीं से मिलता है, साइन बोर्ड यहीं से मिलता है, और सफेद कुएं के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। भगवानपुर, भगवानपुर से क्या मिला हमें, तेहरे कुओं के साक्ष्य मिलते हैं भगवानपुर से। ठीक। अब देखो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, इतना हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लिया। अब कुछ सवाल लगा लेते हैं, सवालों की कंडीशन क्या क्या बनेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे, कैसे सवाल बनते हैं हमारे पास। देखो, अब वो कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो देखो जो हमारा मानव समाज है वो किस पर आश्रित है, मानव समाज पूरी तरीके से संस्कृति पर आधारित है, क्योंकि संस्कृति के अकॉर्डिंग ही हम सारे काम करते हैं। पहले आपने सुना होगा, क्योंकि हम समुद्र पार करना, धर्म, अ, वो हमारे धर्म के विरुद्ध था, लेकिन वो हमारी किस में आता था, संस्कृति में। तो लेकिन हमने उसको क्या करा, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें करा, तो इसलिए क्या है हमारा, संस्कृति। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर, ना तो अर्थव्यवस्था पर, ना ही धर्म पर, और ना ही आपका विज्ञान पर। अब देखो, संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। किसी भी देश की संस्कृति, यदि आप अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, तो आपको मानव जगत में वो क्या करेगी, विशिष्ट बनाएगी। नेक्स्ट है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। देखो, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित थी, सुमेरियन सभ्यता से, तो ये तो ईरान में से, ईरान इराक में चल रही थी। वैदिक सभ्यता से, तो ये तो जो वैदिक सभ्यता है हमारी वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आएगी। मेसोपोटामिया सभ्यता ये भी नहीं है क्योंकि ये भी विदेशी सभ्यता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिंधु सभ्यता, केवल सिंधु सभ्यता। और देखो, इस सभ्यता का पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, वो प्राग ऐतिहासिक काल से, या आद्य ऐतिहासिक काल से, या ऐतिहासिक काल से उत्तर ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में तो मानव ने कोई लिखित विवरण दिया ही नहीं, इसीलिए इसमें हम किसको रखते हैं, पाषाण काल। ना तो मानव को कुछ पता था, केवल भोजन के लिए बस इधर उधर शिकार करता था। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव थोड़ा विकसित हुआ और इसने यहाँ पर क्या हुआ, लिखना शुरू कर दिया। लेकिन लिखा किस भाषा में, लिखा किस लिपि में, कोई पता नहीं। इसलिए क्या होगा, जैसे अभी आपने पीछे देखा कि सिंधु सभ्यता की लिपि तो मिली, लेकिन उसको क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए सिंधु सभ्यता किससे संबंधित होगी, आद्य ऐतिहासिक से। ऐतिहासिक युग क्या कहलाता है, ऐतिहासिक युग वो युग होता है जिसमें मानव ने लिखित साक्ष्य दिया और उसे पढ़ा भी गया, तो उसको हम ऐतिहासिक साक्ष्य मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का काल खंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हमारी सिंधु सभ्यता, देखो सिंधु
और वैदिक, दोनों को ही हम किस में रख देते हैं, वैदिक में भी। मान लो ये ज्यादा से ज्यादा वैदिक सभ्यता के जो अंश हैं वो 10% ही पड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को हम किस में रख देते हैं, आदि ऐतिहासिक कालखंड में इन दोनों को रख देते हैं। तो सिंधु, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि, तो देखो क्योंकि कैसा था, वो एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, उसकी अपनी लिपि थी। लेकिन देखो अपनी लिपि हो सकती है, लेकिन यदि हम सबसे बड़ी विशेषता देखें, क्योंकि लिपि के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं, वो पढ़ी ही नहीं गई, तो लिपि के बारे में क्या कहें। इसलिए सिंधु सभ्यता के लिए आप क्या बेस्ट आंसर देंगे यहाँ पर, वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। आर्यों से पूर्ण महत्वपूर्ण रखे जाने का कारक क्या है, देखो लिपि, लिपि तो पढ़ी ही नहीं गई। नगर नियोजन, बिल्कुल नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तांबे के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अब ये सोचो, मृतभांड के साक्ष्य मिलते हैं, हाँ। देखो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का कारण क्या है। आप इसे भी रख सकते हैं, कब रख सकते थे, क्योंकि ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। आर्य जो थे वो कैसी थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो एक अंतर तो इनका ही बन जाता है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में मृत भांड लगाएंगे, मृत भांडों को लेकर ही क्या हुआ था यहाँ पर, इसके आधार पर यह माना गया मृत भांड को लेकर ही कि यह सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता थी। यह सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु सभ्यता घाटी को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। लाल रंग से काले रंग पर चित्रकारी की, ठीक। तो ये किस पर की गई है चित्रकारी, वही जो अपनी आंसर दिया है आपने, मृदभांड कैसे होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे मृदभांड। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि, क्यों भिन्न थी, देखो इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, यस बिल्कुल थी। इसके पास चित्र लेखे लिपि थी, हाँ जी, चित्रों के आकार की लिपि थी वो। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव था, बिल्कुल। वो लोहे की खोज तो यहाँ तक हुई नहीं थी, इसलिए अभाव तो रहेगा ही रहेगा। किसकी खोज हुई थी, केवल और केवल तांबे की। इसलिए आपके सारे ऑप्शन कैसे होंगे, सही। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, ये मतलब वैदिक सभ्यता के लोग लोहे की से परिचित हो चुके थे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहर पर अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई। को शिलालेखों का कोई वर्णन नहीं मिलता, शिलालेखों की शुरुआत होगी मौर्य काल से, जो शिलाओं पर लेख लिखे जाएंगे। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख नहीं, क्योंकि लेख लिखे हुए हैं, मोहरों पर अंकित लेख हैं, तो लेखों को तो पढ़ा ही नहीं गया, अभी लिपि को ही नहीं पढ़ा गया। इसलिए क्या है हमारे पास सबसे उपयुक्त बेहतर, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से ही ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति किस प्रकार की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई क्या। अब देखो ऑप्शन बदल दिए, कुछ कुछ सवाल पहले की तरह ही। मोहरे, बिल्कुल पाई गई है मोहरे भी। मंदिर का कोई साक्ष्य आपको नहीं मिलता। लिपि तो पाई गई लेकिन पढ़ी नहीं गई। तो एक मोहर के आधार पर तो हम नहीं कह सकते स्रोत, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बर्तन, जेवर, हथियार और इसके आधार पर आप कह सकते हो उसको, औजार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी सिंधु घाटी की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत होंगे। आंसर क्या बनेगा, बी। सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका, मतलब पढ़ी नहीं गई है। अब देखो कह रहा है कि सुमिलित नहीं है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, कैसे देखो। रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये कहते हैं रफीक मुगल जो है, ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। चलो देखते हैं आगे क्या ये हो सकता है। फिर कह रहा है E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, ये कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, हाँ जी बिल्कुल सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। क्या ऐसा है, हाँ, कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन होता है। कह रहा है देखो जोड़ा सही नहीं, ध्यान रखना है, इसका जोड़ा सही नहीं है। कह रहे अमलानंद घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, बिल्कुल। अब देखो रफीक ने ये नहीं कहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैच नहीं करा था आपका एम रफीक मुगल। अब क्या कहा फिर इन्होंने, एम रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से
प्रेरणा ली थी। भारत में चांदी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अब देखो, अभी पीछे बताया कि चांदी कहाँ से खरीदी जाती थी। भाई चांदी राजस्थान से भी खरीदते थे, चांदी अफगानिस्तान से भी खरीदते हैं, तो इसलिए आपका क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति में। पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में नहीं। वैदिक संहिताओं में, वेदों का तो नाम ही नहीं आएगा अभी क्योंकि हड़प्पा चल रहा है, वैदिक तो बाद में आएंगे। चांदी के आहत सिक्कों में नहीं। सिक्के, आहत सिक्के 5वीं बीसी के होंगे। जब आप 5वीं बीसी में आएंगे, जब आपको सिक्के दिखाई देंगे, तो यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय सिस्टम होता था। ये आपका बार्टर सिस्टम का। नेक्स्ट, ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी की प्राप्ति करते थे। हड़प्पा में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा में सामान्यतः 2 रंग का उपयोग हुआ था, लाल प्लस 2 ही कलरों का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब देखो, लाल है इसमें, काला है ही नहीं, तो इसलिए आंसर, यदि लाल प्लस काला होता ऑप्शन में, तो भी आपका आंसर क्या होता, बिल्कुल राइट होता। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। पूर्व आर्य का मतलब आर्यों से पहले कौन थे? तो आर्यों से पहले कौन थे, हड़प्पावासी। और हड़प्पावासी में हमने देखा था कि ये मात्र देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इसका मतलब पूजा का आरंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। और वो यदि हड़प्पा ऑप्शन में नहीं है, तो देखो पूर्व आर्य कहा है, आर्यों से पूर्व, इसका मतलब वैदिक काल से पूर्व जो हमारे पास सभ्यता थी, उसमें मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। और वैदिक काल से पहले कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए आंसर ना तो ये होगा, ना ही सी होगा, ना ही आपका डी। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यहाँ से मात्र देवी की मृण मूर्तियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो देखो, किसमें नहीं हुआ, हाथी के साक्ष्य मिले, यस। गैंडे के साक्ष्य मिले, यस। बाघ के साक्ष्य मिले। तो गाय में निरूपण नहीं हो पाया। गाय को जो मान्यता मिलेगी, गाय को मान्यता मिलेगी वैदिक काल में। हड़प्पा की कलाकृतियों में गाय का अंकन नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ अधिक अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में दिया गया है। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब कह रहा है जैसे लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीवाड़ा से, और धौलावीरा पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति से, और बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से। इसे ऐसे देखो। अब देखो, लोथल क्या था, लोथल एक बंदरगाह, और बंदरगाह को हम क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अब देखो, इसमें ऑप्शन काटो, ए का क्या होगा, 2, लेकिन एक नहीं होगा, ना ही अब ये होगा, तो आपके पास ऑप्शन बचे बी और डी। अगला और चेक करो, कालीबंगा। अब देखो, कालीबंगा से आपको क्या मिला था, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पीछे हम देख चुके हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ए का 2, बी का 1। तो ए का 2 और बी का 1 आंसर बनेगा आपका बी। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी आप चेक कर सकते हैं। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहीं से मिला है आपको। और बनावली से की मिट्टी के बने हुए हल्की प्रतिकृति मिलती है। तो ये आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुता हुआ खेत अभी पीछे देखा हमने, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। ना ही मोहनजोदड़ो से, ना ही हड़प्पा से, और ना ही लोथल से। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे हड़प्पा किस नदी के तट पर थी, गोदावरी के, हस्तिनापुर, रावी, नागार्जुन कोंडा, गंगा, पैठन, कृष्णा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, इसमें भी कंडीशन क्या क्या बनेगी। जैसे हड़प्पा जो थी, अभी हमने देखा हड़प्पा किस नदी के तट पर थी, तो रावी नदी के तट पर। सवाल आपका देखो देखने के लिए तो नहीं होगा। देखो ए का 2 देखो, ए का 2 कहाँ है, केवल इसमें, तो आंसर क्या बनेगा, ये ए का 1 नहीं होगा, ए का 4 नहीं होगा, और ए का 3 नहीं होगा, जाके आप मिला सकते हैं। तो बी का क्या बनेगा आपका, बी का बनेगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हाँ जी। तो हस्तिनापुर बनेगा गंगा नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी बनेगी। उसके बाद में सी का जो बनेगा आपका, सी का बनेगा नागार्जुन कोंडा, जो कृष्णा नदी पर। और पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको गोदावरी नदी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सम्मिलित करना है। अभी आपको देखा कि हड़प्पा जो थी वो किस नदी के तट पर थी। ये हड़प्पा जो थी हमारी, वो रावी नदी के तट पर थी। हो गया। लोथल को देख लो, लोथल अभी आप पीछे ही बताया कि भोगवा नदी के तट पर था, क्योंकि दोनों बंदरगाह थे। और उसके बाद में देखो मैच करा लो, एक का 3, देखो एक का 3 2, ठीक है, तो इसे तो हटा दो, सी और डी को तो यहाँ से हटा दो। अब अभी हमने देखा सी का क्या है, 1। सी का देखो, सी का दोनों में ही 1 है। और जरा आगे बढ़ जाओ तो बी का निकालो, कालीबंगा।
कालीबंगा जो था वो आपका किस नदी के तट पर था? तो घग्गर नदी के तट पर था। तो बी का क्या हो जाएगा? तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? और डी का हो जाएगा रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट। ठीक है। तो हमारे जो सवाल हैं ये यहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मेल है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं इस तरीके से। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के साथ पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको इसको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, पूरी हिस्ट्री के प्रिंटेड नोट्स चाहिए, आप मेल कर सकते हैं। जो आपको ये मेल दिखाई दे रही है, टारगेट विद चेतन mca@gmail.com, यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो प्रिंटेड नोट्स आपको कोरियर के माध्यम से आपके स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप अलग से मेल कर सकते हैं। देखो पीपीटी वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसपे वो आप पढ़ाएगा। लेकिन एक पीडीएफ जो आप यदि आप उसका प्रिंट निकलवाना भी चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंटेड भी आपको यहाँ से मिल सकती है आपको। तो दोनों ही कंडीशन पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।